नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वैसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी चर्चा इन दिनों ज़्यादा हो रही है। जी हां, आपको याद होगा कि उत्तराखंड में इंतखाबात से कबल ही वहां के जो उस वक्त वज़ीर आला थे, जो अब भी वज़ीर आला बनाए गए हैं, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम चुनाव जीत कर आए तो हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, जिसे हम यकसा सिविल कोड या समान नागरिक संहिता कहते हैं, उसे लागू करेंगे। तब से इस बात पर चर्चा फिर से एक बार तेज हो गई है और इसलिए हम फिर से तेज हो गई कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले इस पर चर्चा जोरदार तरीके से हो चुकी है। एक बार याद होगा जब 2000 तकरीबन साल डेढ़ साल पहले की बात है, जब दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज का भी इस ताल्लुक से एक रिमार्क आया था, किसी तलाक से जुड़े मामले पे वो समाअत के सिवा एक रिमार्क आया था कि अब वक्त आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो तैयार किया जाए, उससे नाफिज किया जाए। तब कई तरफ से इस पर आवाज़ें भी उठी थी और उसके पहले भी इससे ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी, चूँकि उसका अपना ये एजेंडा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी सब घोषणा पत्र कहते हैं या आजकल उसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया, उसमें भी ये लगातार इसका जिक्र रहता है। तो इसका मतलब यह है कि ओपनली पार्टी चूंकि इसको संकल्प पत्र में शामिल रखती रही है, तो अब फिर एक बार जब पुष्कर सिंह धामी ने इस ताल्लुक से ये बात कही है तो इस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के लिए अगर एक ही तरह का कानून बन जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी के जो अपने मज़ाहिब के थ्रू जो उनका अपना एक तरीका है, जो उनकी मान्यता है, जो मूल्य हैं, किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और किसी न किसी के लिए ये एक तरह से नुकसान का सौदा होगा। लेकिन इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या अब वक्त वाकई आ चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बातचीत हो और जितने भी इसके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर का मतलब जितने भी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, चाहे वो संप्रदाय के बुनियाद पर हो, मजहब की बुनियाद पर हो, उन तमाम के जो एक्सपर्ट्स हैं क्या उनसे राय ली जाएगी और क्या उनसे राय मशवरे के बाद उनके राय को भी सरकार अपने ड्राफ्ट में शामिल करेगी, फिर उस पर बिल बनाएगी या क्या करेगी। तो दो बातें अहम तौर से हैं। पहली बात तो यह कि क्या किसी एक रियासत को ये इस तरह का कानून बनाने का पूरे तौर पर हक हासिल है और क्या ये वक्त आ गया है कि इस पे चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों, उन सब के लिए एक तरह का कानून बन जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर किसी का कत्ल हो जाता है तो कत्ल का जो जुर्म है, उसकी जो सजा है वो एक ही है, वो चाहे कोई भी हो, कातिल जिस पर कत्ल का इल्जाम है वो किसी भी मजहब ताल्लुक रखता हो। तो आज हम इसी पर खास तौर से बात करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। तो एक तरफ तो यह भी बहुत बड़ी हकीकत है कि हिंदुस्तान की पहचान कसरत में वहदत की है, यानी अनेकता में एकता की है और डाइवर्सिटी के बावजूद यहाँ एक यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसकी भी है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हिंदुस्तान का आईन है वो इस बात की इजाज़त देता है कि हिंदुस्तान का शहरी वो अपने अपने मजहब पर, अपने अपने मान्यताओं के मुताबिक उस पर वो अमल कर सकता है, उसे इसकी आज़ादी है। न सिर्फ अमल कर सकता है बल्कि वो उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी जबर के। कोई भी शहरी हिंदुस्तान का वो जिस धर्म, जिस मजहब को भी मानता है वो अपने उस धर्म या मजहब का प्रचार भी कर सकता है, यहां तक भी आज़ादी है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस सोच को या इस ख्याल का एक टकराव होगा? हम अपने साथ जो आज हमारे साथ खास मेहमान उनका जिक्र करते हैं। सबसे पहले नईम रब्बानी साहब हैं, सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जॉन दयाल साहब हैं, राइटर एंड एक्टिविस्ट और क्रिश्चियनिटी से जुड़े तमाम अफेयर्स के वो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत, धर्मगुरु हैं और कुलदीप सिंह, सिख स्कॉलर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मैं सबसे पहले डॉक्टर एच.एस. रावत आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा है कि उत्तराखंड में हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड
जल्द नाफिज करेंगे। जाहिर है उसका एक प्रोसेस है, पहले एक कमेटी बनेगी, फिर वो ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर उसकी बुनियाद पर एक बिल बनेगा, बिल जो है वो असेंबली में पेश होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि एक स्टेट के सीएम ने यह बात कही है, हालांकि पूरे तौर पर स्टेट आजाद नहीं है इस तरह कानून बनाने के लिए, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है और क्या ये इसका मुनासिब वक्त है? देखिए आजम जी, ये तो सच है कि किसी भी राज्य के लिए और किसी भी राष्ट्र के लिए समान नागरिक कानून, समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। वो धर्म के लिए आजादी होनी चाहिए, वो हर जगह है, हर कंट्री के अंदर है, बड़े बड़े जो देश है उनके अंदर है। लेकिन जहां शरीयत कानून है वो अलग विषय है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस समय के जो हालात के हिसाब से अगर देखा जाए तो समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। उसके बिना आपसी भाईचारा नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूलों की बात करें, ड्रेस की बात करें या कहीं सरकारी संस्थानों की बात करें, वहां पर अगर एक जैसा कानून सबके लिए बराबर होता तो किसी में किसी के प्रति हीनता नहीं आती है, और अगर हीनता आती है तो विवाद पैदा होता है, और जब विवाद पैदा होता है तो देश में विद्रोह की संभावना बन जाती है। इसलिए जो समान नागरिक संहिता कानून है ये सबके लिए अगर बराबर रहता है आजम जी, तो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब बराबर है, सबके लिए कानून बराबर है। अपने धर्म के लिए आजादी है। अब सिख अपने धर्म को मनाए, हिंदू अपने धर्म को मनाए, मुसलमान अपने धर्म के हिसाब से चले। लेकिन जब देश के कानून है, संविधान के जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। संविधान में किसी के लिए ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो साथ में रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सब बराबर रहेंगे। उसके बाद सरकार जो फैसला लेती है, चाहे स्टेट लेवल पर ले चाहे वो नेशनल लेवल पर ले, तो वो फैसले उनके हो सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। राज्य सरकार अगर शुरुआत करती है तो केंद्र सरकार पर भी प्रेशर आता है, और पब्लिक अगर इसकी डिमांड करती है तो साथ में गवर्नमेंट के ऊपर इसका प्रेशर आता है। तो केंद्र सरकार को भी इसको सोचना चाहिए और कानून निश्चित तौर पर लाना चाहिए, जिससे भाईचारा बराबर बना रहे। आजम जी ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अभी मैं फर्स्ट राउंड सबके पास आ रहा हूं, एक एक बार आपकी इस पर पहली क्या प्रतिक्रिया है। कुलदीप सिंह साहब है, 6 कॉलर हैं हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप सिंह साहब, आपको मेरी आवाज अगर मिल पा रही हो, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये वक्त आ गया है कि भारत में रहने वाले तमाम नागरिकों के लिए हर मामले में समान कानून हो? देखिए, ऐसा है, जो भारत है वो राज्यों का समूह है, और जब से भारत बना है, जो भारत का संविधान है वो सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से मानने का और अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार देता है। तो कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल आशय से अलग है वो मतलब अच्छा नहीं माना जा सकता। ये ठीक है कि जैसे जो जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और जो आरएसएस की सोच है वो उसके अनुसार उन्होंने काफी कोशिश की है। जहां तक तो ठीक है कि अगर किसी लड़की के साथ या महिला के साथ कोई नजायज करता है, वह मुसलमान है, जो दूसरा है, एक बीबी को छोड़कर दूसरी ले आता है, उसका कानून तो बनना चाहिए कि महिला के साथ कोई जबरदस्ती या उसके साथ अन्याय ना हो। लेकिन इसके उल्ट जाकर उनके जो धर्म का जो मान लीजिए निकाह का जो मसला है उसमें कानून बनाकर उसमें कोई है वो नहीं होना चाहिए। हर एक को अपने अपने धर्म के मुताबिक चलने का अधिकार है और हक है। मैं जहां पर ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि हिमाचल में एक कानून है कि आप वहां के अगर नहीं है तो आपको वहां जमीन नहीं खरीद सकते, तो स्टेटों में बने थे। लेकिन ये कानून एक सार पूरे मुल्क में तो नहीं है। पंजाब में हमारे में तो कोई भी आ सकता है, जमीन खरीद सकता है, रह सकता है। तो कानून बनाना अलग बात है, कानून को लागू कैसे किया जा रहा है, किया है या नहीं किया है, ये भी एक अलग विषय है। ये ठीक है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि जो भारत है ये संघीय राज्यों का एक समूह है
और धर्मों का समूह है, अनेकता है, जहां पर ये अनेकता ही हमारी ताकत है। इस अनेकता को कभी भी हमें खत्म ठीक है, नहीं करना अनेकता ही हमारी ताकत है, इस अनेकता को हमें मजीद खंडित नहीं करना चाहिए, ये आप ही कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नईम रब्बानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जमात इस्लामी हिंद राजस्थान सेक्रेटरी हैं उसके। नईम साहब, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका क्या यही मतलब है जितना अभी बातचीत हो रही है, जितना समझा जा रहा है कि भाई सबके लिए बराबर हो, उठना है तो सबको उठना है, बैठना है तो सबको बैठना है, दौड़ना है तो सबको दौड़ना है, खाना है तो सबको खाना है, आधा गिलास पानी पीना है तो सबको पीना है, मतलब क्या ये सिंपल इतना ही है या इसके बहुत सारे दूसरे एंगल्स हैं और फिर ये एक तनाजे की शक्ल अख्तियार कर जाएगा? क्या है इसका मामला? देखिए, ये बात बार बार आती है कि हिंदुस्तान जो है एक फ्लावर्स ऑफ बंच है, एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। जैसे होली के कलर्स हैं, उस कलर से कितनी खूबसूरत होली लगती है, उसी तरह से हिंदुस्तान में भी जितने भी धर्मों के मानने वाले लोग हैं वो सब अपनी जो उनके कस्टम्स और जो रिलीजियस चीजें उनके ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ कायम है। ये सरकार जो है इस पूरे देश को एक ही रंग में रंगना चाहती है। ये सबसे खतरनाक बात है जिसका विरोध हम लोग करते हैं और जिसके खिलाफ हम आवाज बराबर उठाते रहते हैं। आपने कहा कि सरकार ये कहती है कि आप एक साथ उठिए, एक साथ बैठिए, तो ये चाहती भी यही है कि सारे लोग जो है वो एक ही रंग में रंग जाएं। जबकि इस देश के अंदर ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेथ देश है और सब लोगों को इस बात की आजादी भी है कि वो अपने अपने मजहब के ऊपर कायम रहे, अपनी चीजों को माने। ये बात अभी मेरे से पहले जो मौजूद थे उन साहब ने बात कही कि इस देश के अंदर फौजदारी कानून की बात अगर करें, आप सिविल सूट्स की बात करें, तो उसके अंदर मुसलमानों ने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि अगर किसी ने जिना किया है तो उसको आप पत्थरों से मार करके सजा दें। वो एक इस्लामिक स्टेट की बात है, लेकिन इस पर कभी मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि आपका जो कानून है उसके ऊपर हमने कभी आवाज उठाई हो। यहाँ जो रिलीजियस चीजें हैं उनके ऊपर बात की जा रही है कि उनको आप छेड़ने की बात क्यों करते हैं, उनको डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहां मामा जो है अपनी भांजी से शादी करता है और उसको बहुत अच्छा माना जाता है। वहां पर आदिवासी इस देश के अंदर है जो 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। सिर्फ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो 4 शादियां करते हैं। आदिवासी आप राजस्थान में आकर के देखिए जो 2-3 शादी करते हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 शादियां की हुई है और उनके कस्टम्स के अंदर वो बात आती है। अब आप इनको इतनी सारी आदिवासी ट्राइबल्स को, इतने सारे देश के जो समूह है उनको किस तरह से खत्म करना चाहेंगे? तो क्या देश में वापस कोई अनार्की नहीं फैल जाएगी? तो हमारा ये कहना है कि सरकार को इससे बचना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश के लोगों को रहने का और अपने अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का जो हक दिया है उस पर उसको कायम रहने के लिए छूट देनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं जॉन दयाल साहब के पास। राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत करीब से सोसाइटी को देखते समझते हैं, काफ़ी उम्र के साथ तजुर्बा भी है और क्रिश्चियनिटी पर भी इनकी जाहिर सी बात है कि बहुत माहिर हैं। जॉन दयाल साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तो हिंदुस्तान में ये चीज़ें हैं जो क्राइम को डील करती हैं, जो फौजदारी के मामले हैं। किसी का मर्डर हो गया तो मर्डर करने वाला जो मुलजिम है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उस पर एक खास तरह का कानून है, प्रोसेस है, उस पर कोई भी उंगली नहीं उठाता। कोई नहीं कहता कि भाई हम सिख हैं तो हमें ये नहीं इस तरह से मत सजा दो, या हम मुस्लिम हैं या हम क्रिश्चियन हैं या हम जैन हैं इससे सजा मत दो। लेकिन अब जो यूसीसी की बात हो रही है, ये किन किन मामलों को कैटर करेगा और इसमें अगर अच्छाइयां हैं तो क्या है और इसमें कुछ कमियां हैं, शॉर्टकम्स हैं तो वो क्या होंगी? जॉन दयाल साहब, आपने मेरी तारीफ में कुछ कहा, मगर एक जब कहते तो मैं उससे बात शुरू करता कि जॉन दयाल बुढ़े आदमी है। उसका ये बात होती कि मेरा तजुर्बा, आपने ठीक कहा, पुराना जी। नरेंद्र मोदी साहब भी मानेंगे कि अटल बिहारी साहब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री 1998 से लेकर 2004 तक महान आदमी थे, ज्ञानी आदमी थे, सभ्य आदमी थे, हिंदू ब्राह्मण आदमी थे और आरएसएस और भाजपा के एकदम शीर्षतम नेता थे कि नहीं थे? उन्होंने उनके राज में राम जेठमलानी और अरुण जेटली जो उनके लॉ मिनिस्टर बारी बारी से थे, उन्होंने बात उठाई कि कॉमन सिविल कोड आने चाहिए। हम लोगों को भी बुलाया गया, मैं भी था। तो हमने कहा साहब आप बताइए, अच्छी बात है, मगर क्या लाएंगे आप हमको कुछ दस्तावेज दीजिए जिसके ऊपर हम हाँ या ना बोले, उसके बाद आप हमको या जेल में डालिए या हमारी बात मानिए, मगर हमको कुछ दस्तावेज तो दीजिए, हमारे सामने कुछ पेश कीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड आएगी
उसमें फला 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 चीजें होगी। हिंदू कोड का ये होगा, मुस्लिम कोड का ये होगा, आदिवासी का ये होगा, दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों का ये होगा, हिमाचल के लोगों का ये होगा, जहां पे पॉलीएंड्री है, द्विपद सिस्टम है। आप बताइए, और जब आप बताएंगे तो यकीनन पार्लियामेंट में बहस होगी, जनता में बहस होगी, हिंदुओं में बहस होगी और हमसे भी बहस होगी। फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कोड में हमारे जो खास चीजें हैं जी पुराने जमाने से चले आ रही हैं वो भी इंक्लूसिव है। अगर आप कह रहे हैं एक इंक्लूसिव सिविल कोड चाहिए, तो हम तो एकदम कहते हैं ठीक है, क्योंकि उसमें आदिवासी के दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी बात आती है, लड़कियों का जो मेघालय में किस तरीके से लड़कियों को जजात मिलती है वो भी आती है, किस तरीके से ट्रेडिशनल रिलीजन्स हैं उनके ट्रेडिशनल सारे कोड्स हैं। हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे जो टुकड़े हैं, जातियां हैं, दक्षिण की अलग है, उत्तर की अलग है, और दक्षिण में भी फर्क है, उनकी भी बातें आती हैं। इसको किस तरीके से आप समन्वय करेंगे, आप हमको बताइए। और अगर ये आपकी बात जो है कि क्रिमिनल कोड एक ही जैसी है, प्रॉपर्टी कोड एक ही जैसी है, मगर ड्रेस कोड तो एक जैसी नहीं है, खाने की कोड तो एक जैसी नहीं है। खाना अलग है, दक्षिण का अलग है, मुसलमानों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, हिंदुओं का अलग है। ब्राह्मण कश्मीर का और बंगाल का मांस खाता है, उत्तर प्रदेश का नहीं खाता है। तो क्या आप यूनिफॉर्म फूड कोड लगा देंगे सबों के ऊपर कि कोई भी मांस मच्छी अंडा कुछ नहीं खाएगा? नहीं हो सकता ना। तो आप हमको दीजिए, आज वो जमाना था 1999 का और आज जमाना है 2002 का। एक कागज नहीं आया सरकार की तरफ से, और कभी कभी हम जाके उनको एक तरीके से कहते हैं ना, उकसाते हैं कि कागज तो कीजिए। मैंने और डॉक्टर एमपी राजू ने, लेकिन अभी जॉन दयाल साहब, ठीक है कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसे भी 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान कभी ऐसी बात मरकज की तरफ से इसकी शुरुआत होगी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, ना कोई इसकी पहल की गई। लेकिन एक रियासत के वजीर आला अगर ये कह रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि बगैर किसी ग्रीन सिग्नल के वो अपनी बात कहते चले जा रहे हैं? आज के राज में जहां पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जहां पे भागवत की भी आवाज आजकल नहीं आ रही है, वहां पे किसी तुच्छ चीफ मिनिस्टर, छोटा चीफ मिनिस्टर, छोटी सी स्टेट का, किसी भी चीफ मिनिस्टर, बड़ी स्टेट का भी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत हो सकती है बिना आज्ञा के बोले? और यहीं पर मैं जो सवाल पहले मैंने उठाया था कि नियत क्या है, क्या कहना मांगते हैं आप, किस लेवल का आप टेंशन? चलिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड में चारों के पास आ चुका हूं, तो मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा एच.एस. रावत साहब से। अगर आपके पास कुछ इस बारे में जानकारी हो, डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, के यूनिफॉर्म सिविल कोड में किन चीजों को शामिल किया जाएगा? मतलब क्या उसमें ड्रेस आएगा, उसमें खान पान आएगा, या उसमें इबादत के तरीके आएंगे कि आप किस तरह से पूजा करें, किस तरह से आराधना करें, क्या क्या आएगा इसमें? कुछ जानकारी हो तो बताएं राव साहब। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, यूनियन इसमें समान नागरिक संहिता में, यूनियन सिविल कोड के अंदर खान पीन की तो कोई बात है नहीं, तो खाने पीने के लिए सब फ्री हैं। जॉन दयाल साहब भी फ्री हैं, अपना हमारे साथ में और 2 मेहमान बैठे हैं, वो भी दोनों फ्री हैं। आप क्या कपड़े पहनते हैं वो भी फ्री हैं। आप एजुकेशन के अंदर जिस प्रकार से यहां पर ड्रेस कोड चालू है, मदरसे चल रहे हैं, अलग तरीके से वहां पर शिक्षा दी जा रही है, जिसका कि वहां कोई संपर्क नहीं बनता। यानी इसमें सिविल कोड के अंदर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर सबको बराबर शिक्षा होनी चाहिए। कोई मदरसा ना हो, कोई आरएसएस का स्कूल ना हो, किसी प्रकार की, सबको एक सरकारी शिक्षा मिले, सब बराबर तरीके से पढ़े। लेकिन किसकी शिक्षा मिले? ड्रेस कोड हो, किसी, और देखिए रावत साहब, सवाल ये है कि किसी एक चीज को तो आधार बनाना पड़ेगा ना, कि भाई इसे हम फॉलो करेंगे। आप सबकी बातें नहीं फॉलो की जाएंगी, इस बात को फॉलो करेंगे। तो अगर शिक्षा पद्धति है तो किसकी शिक्षा पद्धति को फॉलो किया जाएगा? क्या पूरे देश के लोग सिखिज्म जिस तरह से शिक्षा हासिल करता है वो सिखाए जाएंगे, या पूरे देश के लोगों को वो सिखाया जाएगा जिस तरह से क्रिश्चियन भाई बहन वो शिक्षा हासिल करते हैं या तालीम हासिल करते हैं? कोई तो आधार होगा।
देखिए मैं वही कह रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म गुरु हूं, मैंने संस्कृत की शिक्षा ली है, तो मैं धर्म का काम कर रहा हूं, अपने धर्म का नेतृत्व करता हूं, अपने धर्म के लिए वर्क करता हूं। हाँ। कोई मौलाना अपने काम के लिए, अपनी मस्जिद के काम के लिए करता है, और ग्रंथी अपने सिख धर्म के लिए कर सकता है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी यहां है कि जो अपनी मर्जी से मदरसे चल रहे हैं वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है। अब तो मदरसों का बजाता रजिस्ट्रेशन हो रहा है करके आप सब पूरे देश की एजुकेशन को बराबर करिए। ठीक है, चलिए मान लिया एक पॉइंट तो आ गया एजुकेशन, तो बराबर की एजुकेशन आपने कहा एजुकेशन, इस पर सिविल कोड बनना चाहिए कॉमन, ठीक है मान लिया एक ये, और कोई क्षेत्र और कोई फील्ड, शादी ब्याह क्या और क्या क्या शामिल होगा? दूसरा वही तो मैंने कहा ना, शादी ब्याह के मामले में, बच्चों के मामले में, मान लो अभी कोई सरकार एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती है, वहां पर सबसे पहले मुसलमान उसका विरोध करता है। क्यों? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उनको मना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि केंद्र एक कानून लेके आया कि भाई अगर 2 बच्चे पैदा करने तो 2 ही सब लोग करेंगे, और ये नियम पूरे विदेशों में भी लागू है। तो इसलिए यहां पर इनको दिक्कत आती है। पहले भी जब इस प्रकार की कानून लेके आए गए तो आपने बात बताई शिक्षा के क्षेत्र में मैदान में, और एक आपने बताया कि शादी ब्याह या अगर आबादी को कंट्रोल कर उसके मैदान में। जी जॉनदयाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं जल्दी से। नहीं मांग रहा था, मैं सिर्फ ये पूछना मांग रहा था कि किस देश में कहा है कि 1 बच्चा पैदा करो या 2 बच्चे पैदा करो? रावत साहब, चाइना के अंदर पॉलिसी नहीं थी क्या? वहां पर नहीं माना मुसलमानों ने? वहां पर कॉमन सिविल कोड को नहीं माना क्या चाइना के अंदर? चाइना ने फिर क्या किया? अब 2 बच्चे अलाउ कर दिए। आप जोंजाल साहब इतने विद्वान आदमी हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप मेरे को बताइए किन किन देशों में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है चाइना, वहां पर अरे चाइना का मुकाबला करेंगे हम क्या? चाइना कम्युनिस्ट देश है, वहां पर वहां पर टोपी अलाउ नहीं है सर, वहां पर दाढ़ी अलाउ नहीं है, वहां पर सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? वहां क्यों मान लेते हैं? ये बातें आने लगी कि टोपी दाढ़ी, यानी कि कुलदीप सिंह साहब को भी कहा जा सकता है कि आप दाढ़ी ना रखें, पगड़ी ना पहने, और नईम साहब को कहा जा सकता है कि आप टोपी ना पहने, जॉनदयाल साहब को कहा जा सकता है कि आप किसी तरह का अगर एप्रन या स्कार्फ पहनते तो वो ना पहने। ये कॉमन सिविल कोड होगा। नईम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या यही वो मैदान है जिस पे काम होगा अगर सिविल कोड की बात आएगी तो? कोड की बात नहीं की मैंने, ये कहा कि अगर कॉमन सिविल कोड होगा तो आपको सारे नियम देश के मानने पड़ेंगे। जी नईम रब्बानी साहब, रोड घेर करके आप नमाज पढ़ते हो या कोई जागरण करता है, ठीक है जॉनदयाल साहब मैं जरा रिएक्शन ले लेता हूं, जी नहीं रब्बानी साहब। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जवाब नहीं दे पा रहे थे, हमारे धर्म गुरु ने दे दिया कि सारा कानून सिर्फ मुसलमानों को इंकित किया जा रहा है। तो फिर ये साफ कहिए, फिर हम उसका जवाब देते हैं। ठीक है नईम साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपकी आवाज। जी नहीं रब्बानी साहब बताएं। लेके तो नहीं कहा गया, मुसलमानों को लेके तो नहीं कहा गया। रावत साहब मैं मौदबाना गुजारिश करूंगा, थोड़ा सबको बोलने का मौका दें प्लीज। जी जी जी, बहुत मुअज्जम लोग बैठे हैं हमारे साथ इस पैनल में। नईम रब्बानी साहब का रिएक्शन ले रहा हूं। जी जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के सैकड़ों बच्चे बीजिंग और शंघाई के अंदर पढ़ रहे हैं, और वो अपनी टोपी भी रखते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, वहां मस्जिदों में नमाज पढ़ने की भी इजाजत है। ये अगर जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे कि जिसको शामिल किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, एक तो शादी का बंधन है, शादी को शामिल करना चाहते हैं ये। इस्लामी कानून के हिसाब से आपको एक वकील, दो गवाह और एक वकील और मियाँ बीवी की कबूलियत, उसके ऊपर आपका निकाह हो जाएगा। यहाँ ये दूसरी और बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं, तो ये कैसे काबिल कबूल होगी? उसके बाद में डाइवोर्स के नियम है कि जो शरीयत का जो नियम है उसको चेंज करना चाहते हैं ये। उसके बाद जो मेंटेनेंस, बीवी का जब तलाक हो गया उसके बाद भी उसको मेंटेनेंस दिया जाता है, तो कैसे पॉसिबल बताइए? उसके बाद में विरासत का कानून है, किसी को गोद लेने का कानून है, ये प्रॉपर्टी के कानून है। हिंदुस्तान के अंदर विरासत का कानून की अगर आप बात करें तो हिंदू लॉ अलग कहता है और मुस्लिम लॉ अलग कहता है। जी मुस्लिम लॉ के हिसाब से उसको बेटी को दोनों तरफ कानून में हिस्सा मिलता है, बाप की तरफ भी मिलता है और उसके शोहर की तरफ भी मिलता है। जी यहाँ 50-50% करना चाहते हैं इसको, तो ये पूरी की पूरी मुदाखलत हो गई, पूरा का पूरा जबरदस्ती अपनी चीजों को थोपने की बात हो गई। मतलब कोई मिलाकर ये है, चूंकि मैं इस इख्तिताम पे हूँ, मैं एक बार कुलदीप सिंह साहब मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन आप पे लेना चाहूंगा। जी कुलदीप साहब। हाँ जी जी ऐसे है, देखिए ये जो देश है ये कोई तानाशाही मुल्क तो है नहीं जी, कि जहाँ पर आप कहें कि आप 2 ही बच्चे पैदा करें, ऐसा कोई हमारा संविधान भी नहीं कहता।
दूसरी बात ये है जो शिक्षा की बात की है, शिक्षा अगर आरएसएस को ये खुल है इंडिया में कि वो अपने तरीके से शिक्षा का भगवाकरण कर सकता है, तो उसको भी रोकना चाहिए। वो उसको क्यों अलाउड किया हुआ है? ये ठीक है कि शिक्षा का मतलब तो हम सबको एक अच्छा और इंसान बनने का है कि अच्छा इंसान हमने पूरे दुनिया के लिए बनना है, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई अपने तरीके से इस्लाम की तालीम दे रहा है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, उसको कौन रोक सकता है? और क्यों रोके उसको? और इसके बाद आता है कि जो हम पगड़ी पहनते हैं, हम दाढ़ी रखते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आप इस्लाम के सपोर्टर है या सिक्किम के सपोर्टर है? मुझे लगता है ये सवाल थोड़ा यहाँ पे इस तरह से नहीं होना चाहिए। या सिक्किम के सपोर्टर साहब, वक्त देखिए मैं फाइनल इसे कंक्लूड करने जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना है कि धर्म की बात करिए, बुनियाद क्या होगी? वक्त कम है, मेरे ख्याल से ऑडियो को थोड़ा डाउन कर दे। बुनियाद क्या होगी? आखिर किसकी बुनियाद पर दूसरों को ये कहा जाएगा कि आप भी ऐसा कीजिए? क्या ये सभी से बातचीत करके तय किया जाएगा, सभी के मजहबी अकीदे का ख्याल रखते हुए तय किया जाएगा, या फिर अक्सरियत में जो है उनकी मर्जी या उनके मुताबिक जो वो करते हैं उसी को दूसरे पर थोपा जाएगा? इस पर बहुत अभी लंबी चौड़ी बातचीत होनी है और शायद ये इतना आसान अभी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के सीएम ने कहा है तो दरअसल सवाल ये उठता है कि उन्होंने आखिर किस तरह कहा है, किसकी मर्जी पर कहा है। आगे भी हम बात करते रहेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।